प्यारे बच्चों, हम जो है परमाणु संरचना चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, वह टॉपिक है दे ब्रॉगली का समीकरण। अत्यंत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने नामों से यह है। दे ब्रॉगली का समीकरण कह लें, या तरंग कणिका सिद्धांत कह लें, या परमाणु की द्वैत प्रकृति कह लें, या परमाणु की तरंग प्रकृति कह लें, या तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कह लें। इतने नामों से यह हेडिंग है। ठीक है, दे ब्रॉगली का समीकरण। दे ब्रॉगली जो है यह हमारे साइंटिस्ट है, नाम है ये। तो दे ब्रॉगली का समीकरण कहा जाए, या तरंग कणिका सिद्धांत कहा जाए, या परमाणु की द्वैत प्रकृति कहा जाए, या परमाणु की तरंग प्रकृति कहा जाए, या तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। जरा इसको समझने के लिए वेव के बारे में थोड़ा समझना होगा, तरंग के बारे में। देखिए जैसे तरंग क्या है, तो हम ये ऐसे ये हो गया श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, यही ना है। इसमें यहां ये हमारा हो गया पॉइंट, यहां आयाम शून्य है और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, आयाम बढ़ता गया। यह आयाम ए का मान मैक्सिमम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे घटते 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 यहां जीरो हो गया आयाम। फिर निगेटिव डायरेक्शन में ये हो गया आयाम, और फिर यहां आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड जीरो है और यहां मैक्सिमम है। उठे हुए भाग को श्रृंग कहते हैं और इसे कहेंगे श्रृंग, और यह भाग गर्त। तो श्रृंग गर्त और श्रृंग गर्त यानी वेव मोशन, तरंग गति क्या होती है, तो यह ऐसे ऊपर नीचे उठा हुआ भाग श्रृंग और नीचे का धंसा हुआ भाग गर्त कहलाता है। दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहलाती है, या दो गर्तों के बीच की दूरी भी लेंगे तो क्या होगा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य यानी हम वेव के बारे में क्या समझे, हम तरंग के बारे में समझे कि अगर कोई वेव मोशन है, ये हमने ले लिया और इस पर तरंग चल रही है। देखिए श्रृंग गर्त ऐसे जा रहा है। ठीक, तो यहां ये हो गया हमारा आयाम, ये क्या रहा, आयाम हो गया। इस पॉइंट पर जीरो है और यहां मैक्सिमम है। दो श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, या दो गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा। श्रृंग गर्त, इतने से हम समझ गए कि तरंग के अंदर यह नेचर है, उठना बैठना। ठीक है, अभी तक हम परमाणु संरचना में कहां तक पहुंचे थे। हम देख रहे थे कि हमें केंद्र में नाभिक है। यह बात हमको किसने बता दी, रदरफोर्ड ने बता दिया कि सेंटर में नाभिक होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। उसके बाद उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में टॉमसन ने बता दिया। और उसके बाद कई कक्षाएं हैं। यह चर्चा किसने कर दी, यह चर्चा जो है बोर ने किया। अब यह इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अभी तक हम इसके पार्टिकल नेचर को देख रहे थे, इसके कण की प्रवृत्ति को देख रहे थे। यानी कौन सा गुण देख रहे थे, द्रव्य का, कण का गुण देख रहे थे, मास नेचर को देख रहे थे, कण का। अब हम इसके तरंग गुण को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इस सिद्धांत में आएगी बात। तो इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन अब ऐसे मोशन करता है, कैसे चलता है, ये इस तरीके से करके, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे तरंग गति करता है, तरंग की तरह गति करता है। इससे पहले हम समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ये है और इस तरीके से गति
कर रहा है, लेकिन यह सिद्धांत हमें यह समझाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कैसे गति करेगा, ऐसे वेव मोशन। देखिए श्रृंगागत ऐसे करते हुए इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, अब एक चीज और हमारे समझ में आ रही है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे तरंग गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के करीब आएगा और कभी नाभिक से दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के करीब आया तो धीरे धीरे नाभिक से क्या होने लगा, दूर होने लगा। तब हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो वो चर्चा बाद में होगी। ठीक है, हम इस सिद्धांत को समझें। यह कह रहा है दे ब्रागली का समीकरण। इतना तो हमारे समझ में आ गया कि यह साइंटिस्ट का नाम है, उसकी चर्चा हो रही है। यह कह रहा है तरंग कणिका सिद्धांत। तरंग यानी वेव, तरंग मतलब वेव, और कण मतलब पार्टिकल, वेव पार्टिकल, PARTICLE। तरंग कणिका सिद्धांत किसका, परमाणु का। तो यहां वेव पार्टिकल थ्योरी की बात की जा रही है कि तरंग भी है और कण भी है। जैसे ये रहा, ये मार्कर क्या हो गया, पार्टिकल हो गया, कण हो गया, पदार्थ हो गया, और तरंग की तरह भी काम की बात हो रही है। यानी हम इसमें चर्चा करेंगे वेव और कण दोनों की। फिर कह रहा है इसका एक और नाम परमाणु की द्वैत प्रकृति। द्वैत माने डुअल, डुअल नेचर, DUAL, डुअल नेचर, NATURE, डुअल नेचर ऑफ एटम। एटम के डुअल नेचर की बात हो रही है, यानी परमाणु के पास अब दो नेचर हो गए। एक नेचर हो गया कौन सा, कण का, और दूसरा नेचर हो गया तरंग का। यानी इसमें चर्चा होगी कि वह कण भी है और तरंग भी है। ठीक, तो उसी हेडिंग का नाम है डुअल नेचर ऑफ एटम। परमाणु की द्वैत प्रकृति, यानी दो प्रकृति, दो नेचर है उसका, कि वह कण भी है और वह क्या है, कण भी है और तरंग भी है। फिर देखिए कहा गया है परमाणु की तरंग प्रकृति, यानी परमाणु की कौन सी प्रकृति, तरंग प्रकृति। ठीक है, वेव नेचर ऑफ एटम, यानी हम यहां एटम के वेव नेचर को समझेंगे, या तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। ठीक है, अब हम इसमें प्रवेश करते हैं कि दे ब्रागली कहता क्या है। अत्यंत इंपॉर्टेंट यह हेडिंग है। ठीक है, कक्षा 11 की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है ये, यह थ्योरी तो थोड़ा मैथमेटिकल देख लें। यहां इसमें देखिए हम आइंस्टीन का नाम सुने होंगे। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सबसे जीनियस साइंटिस्ट आज तक के सबसे जीनियस वैज्ञानिक कौन रहे, आइंस्टाइन रहे। आइंस्टीन का ये इक्वेशन है E बराबर mc², जहां E क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, M क्या है, द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश की चाल है। C किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक, फिर देखिए प्लांक का नाम आपने सुना होगा। प्लांक कहता है E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू। प्लांक का ये इक्वेशन है। E क्या है, एनर्जी है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है। अगर हम इसको न्यू बराबर रख दें c/λ, ये इक्वेशन पीछे डिस्कस हो चुके हैं, hc/λ। ये किसके अनुसार हुआ, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², और प्लांक के अनुसार E बराबर hc/λ। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बायां पक्ष समान है, तो दायां पक्ष भी समान ही होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, mc² इक्वल टू hc/λ। mc² इक्वल टू hc/λ। गणित कुछ कह रही है, क्या कह रही है कि C को
इस सी के स्क्वायर को काट देगा, तो इसको काट देगा। हाँ देखिए ये कट गया। अब क्या हो गया, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, h अपॉन एम सी। लैम्डा बराबर h अपॉन एम सी। अभी तक दे ब्रागली का नाम ही नहीं आया। एक वैज्ञानिक का नाम आया आइंस्टाइन का E बराबर एम सी स्क्वायर, और दूसरा प्लांक का नाम आया E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। इन दोनों को मिला दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। तो यहां हो गया लैम्डा बराबर h अपॉन एम सी। दे ब्रागली ने किया क्या, दे ब्रागली ने इसी इक्वेशन को उठाया, ये जो हमको इक्वेशन दिख रहा है, यह कह रहा है लैम्डा, यानी जब यह वेव चल रही है, तरंग जब ऐसे चल रही है, तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी, ठीक, h कांस्टेंट है, m द्रव्यमान है, c यही ले जा रहा है प्रकाश की चाल। c क्या है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। c प्रकाश की चाल है। इसी को दे ब्रागली ने कहा कि इसको जनरल कर दो ना, इसी को दे ब्रागली ने जनरलाइज कर दिया, कहा यहां c न रखें, इस c को कर दो भी वेग। आखिर ये भी प्रकाश की चाल ही है, तो इसकी जगह वेग रख दें, भी रख दें, तो क्या बुराई है। तो इसने क्या किया, कर दिया इसको लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी। ये हमारा हो गया दे ब्रागली का समीकरण। तो दे ब्रागली का समीकरण क्या है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड में पूछा गया है। तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, निगमन कैसे हुआ, ये फार्मूला कैसे आया। तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार E बराबर एम सी स्क्वायर, उसके बाद प्लांक के अनुसार E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो एम सी इक्वल टू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमें इक्वेशन आया लैम्डा बराबर h अपॉन एम सी। दे ब्रागली ने अब यहां से काम चालू किया, इसी c को यही ले जा रहा है प्रकाश की तरफ। तो कहा प्रकाश की ही चाल क्यों हो, किसी के लिए भी कर दो, सभी के लिए इस मार्कर को फेंके, तो ये c की जगह मार्कर की स्पीड, लाइट चल रही है तो लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड, तो उसने यहां कर दिया भी। किसने, दे ब्रागली ने। तो अब हम देखते हैं कि दे ब्रागली का यह इक्वेशन कहना क्या चाहता है, दे ब्रागली का यह समीकरण कहना क्या चाहता है। तो देखिए लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी, यही इक्वेशन है किसका, दे ब्रागली का। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी है। h प्लांक नियतांक है, जिसका मान है 6.626 गुणे 10 के घात 34 जूल सेकेंड ना। m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है। पिंड का द्रव्यमान मतलब इस मार्कर को फेंको तो मार्कर का द्रव्यमान, इस डब्बे को फेंको तो इस डब्बे का द्रव्यमान, और भी इसी का वेग है, यानी भी हो गया वेग, भी वेग है, m द्रव्यमान है, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। ठीक, ये कहना क्या चाह रहा है यह इक्वेशन, इसी को हमें समझना है। जैसे देखो हम तुम्हारे सामने एक लड़के की मार्कशीट तुम्हारे सामने रख दिए, हमने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये हमने उसकी मार्कशीट में अंक दे दिया कि हिंदी में बच्चे ने पाया 80 मार्क्स, इंग्लिश में पाया 90 मार्क्स, फिजिक्स में पाया 100 मार्क्स, केमिस्ट्री में पाया 90 मार्क्स और मैथ में पाया 20 मार्क्स। बताओ तो हमें यह मार्कशीट क्या कह रही है,
क्या वह लड़का अगली कक्षा में प्रवेश करेगा? तो यह कह रहा है हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, लेकिन मैथ में यह क्या हो गया है? फेल हो गया है। इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के पश्चात भी यह अगली कक्षा में नहीं जाएगा। इतनी तो बात तुम्हारे समझ में आ ही गई होगी। इसका मतलब है कि इस बालक के अंदर मैथ के कैरेक्टर नहीं है, गणित का गुण इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसे गणित आती ही नहीं है। अगर हम यह 0 हटा दें तब क्या रहा कि हर विषय में तो यह अच्छा है, लेकिन इसके पास मैथ के कैरेक्टर नहीं है। यह तुम कैसे अनुमान लगाए? तुम इसके अंकों को, इसकी वैल्यू को देखकर तुम्हें पता चला कि इसके अंदर मैथ के कैरेक्टर नहीं है, अर्थात मैथ की प्रॉपर्टी को यह शो नहीं कर सकता है। इसे सवाल में बहुत कमजोरी है, और वही यह फिजिक्स में बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री में भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन मैथ इसका अच्छा नहीं है, अगली कक्षा में नहीं जा सकता है। लेकिन यही थोड़ी चर्चा और हो जाए। मान लो यहां हम इसको दे दें 33 नंबर। अब यह बालक अगली कक्षा में जा सकता है, यानी मैथ का नंबर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना नंबर उसके पास है कि वह मैथ के कैरेक्टर को शो कर सकता है, अर्थात वह अगली कक्षा में प्रवेश कर सकता है। बहुत अधिक अंक नहीं है मैथ में, लेकिन यह अगली कक्षा में जा सकता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ गई है तो तुम्हें देवरागली का यह समीकरण समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो देखते हैं। लैम्डा को देखो, यहां यह लैम्डा है। इस वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं, इस वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके अंदर तरंग के गुण हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो वेव ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसमें लैम्डा होगा नहीं, 0 होगा। अगर यही इसको हम थोड़ा सा लहरियाने लगे तो देखो इसके अंदर तरंग के गुण आने लगे। इसी को अगर हम ऐसे कर दें, देखो ये और वेव नेचर दिखाने लगा, तो हम देख रहे हैं कि यहां इसके अंदर वेव कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि यह लैम्डा दिखाई दे रहा है। यहां देखो कुछ तरंग का गुण दिखा रहा है, और यहां क्या है, यहां इसके पास तरंग का गुण नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीधी रेखा में गति हो रही है। ठीक, तो वेव नेचर नहीं है। हम इस लैम्डा की वैल्यू से अंदाजा लगा लेंगे कि उसके अंदर तरंग के गुण हैं कि नहीं, कि वह तरंग की भांति व्यवहार करेगा या नहीं। तो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? लैम्डा उस पिंड के, जैसे रुमाल ही है, इस रुमाल की बात करें तो इस रुमाल के लैम्डा की वैल्यू से हम अंदाजा लगाएंगे कि इसके अंदर तरंग का कैरेक्टर है कि नहीं। अब देखो एम, एम क्या है? मास। मास किसमें होगा? कण में। द्रव्य, द्रव्यमान इसकी हिंदी है, तो द्रव्यमान किसमें होगा? कण में। पार्टिकल, यह किसका गुण है? कण का गुण है, कण का गुण। किसकी प्रॉपर्टी है? कण का गुण, यानी, और यह किसका है? तरंग का गुण। किसका है? तरंग का गुण। ये हमें वेव नेचर को बता रहा है, और यह एम भी जो है हमें इसके पार्टिकल नेचर को बता रहा है। चलो अब देखते हैं कि देवरागली कहता क्या है। देवरागली ने 2 ही पॉइंट कहे, निष्कर्ष 2 ही निकाला। पहला पॉइंट इसने कहा देवरागली ने क्या, कि प्रत्येक द्रव्य, एवरी मैटर, चाहे जो भी हो, जैसे इसको ले लो, यह भी एक मैटर है, तो उसने कहा कि प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। इसने कहा कि प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक, अगली बात,
तरंग की भांति व्यवहार करने का मतलब हुआ कि अगर इसको हम फेंकें ऐसे, तो क्या यह ऐसे श्रृंगगर्त करते हुए जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसको अगर उठाकर फेंक दिया जाए तो क्या यह ऐसे जाएगा मोशन करते हुए, वेव नेचर लहरियाते हुए जाएगा? नहीं। तो इसके अंदर वेव का कैरेक्टर है नहीं। तब अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसने कहा कि देखो लैम्डा अंश में है तो एम भी कहां है, हर में। ठीक, अगर यह ज्यादा तो यह कम, यह कम तो यह ज्यादा। तो दूसरी बात उसने कही कि अगर तरंग के गुण ज्यादा होंगे तो कण का गुण कम होगा, लैम्डा अधिक होगा तो एम भी क्या होगा, एम भी कम। यानी तरंग का गुण बढ़ेगा तो कण का गुण घटेगा, या कह दें तरंग का गुण घटेगा तो कण का गुण बढ़ेगा। बात समझ रही है? तो देवरागली ने कहा, दो निष्कर्ष निकाले। पहला पॉइंट कहा कि प्रत्येक मैटर, प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। और दूसरी बात उसने कही कि अगर तरंग का गुण ज्यादा है तो कण के गुण कम होंगे, और अगर कण का गुण अधिक है तो तरंग के गुण कम होंगे। यानी लैम्डा हाई होगा तो एम भी लो होगा, और एम भी अगर हाई होगा तो लैम्डा लो होगा। मतलब इसकी हम बात करें, ये जो है इसके अंदर मैटर की प्रॉपर्टी, द्रव्य की प्रॉपर्टी, या कहते हैं कण की प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके अंदर कण के गुण इतने ज्यादा हैं कि यह तरंग की भांति व्यवहार नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर कण के गुण इतने ज्यादा हैं कि यह तरंग की भांति व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो हम जरा एक समरी देख ले, फिर आगे बढ़े इसमें। तो देखो भाई, देवरागली के समीकरण की बात करें तो देवरागली का समीकरण क्या था? इसका इक्वेशन है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी इसका इक्वेशन है। उसके बाद हम चर्चा करें। देखो एम भी जो दिख रहा है इसकी जगह तुम पी लिख सकते हो, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, यह किसका इक्वेशन है? देवरागली का। जहां लैम्डा क्या था? तरंग दैर्घ्य, एच क्या है? प्लांक नियतांक, एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान, बॉडी का मास, और भी क्या है? पिंड का वेग। ठीक, पी क्या है? संवेग। पी बराबर एम भी, तो एम भी के स्थान पर पी लिख दिए। दो ही बातें देवरागली ने कही थी। पहला पॉइंट कहा था कि प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। तो इस मार्कर को फेंके तो क्यों नहीं लहरियाते हुए गया? तो तुरंत उसने दूसरी बात कही। ये नहीं कहा कि व्यवहार करेगा, उसने कहा कि प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। करेगा नहीं कहा, कर सकता है। तब तुरंत उसने अपना अगला पॉइंट कहा कि अगर तरंग का गुण यानी लैम्डा, तरंग का गुण ज्यादा होगा तो एम भी द्रव्य का गुण कम होगा, या कण का गुण कम होगा। और अगर तरंग का गुण कम होगा तो द्रव्य का गुण अधिक होगा। तीर ऊपर का मतलब बढ़ना और नीचे का मतलब घटना। यह इतनी बातें इसने कह दी। अब हम इसको वेरीफाई करें, चेक करें कि जो देवरागली ने कहा है वो सही है। जरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो 1 kg का एक पिंड हमने ले लिया, यानी 1 kg का कोई बॉडी ले लिए। कितना इसका मास है? 1 kg। जैसे क्रिकेट बॉल ले लो, मान लो, और इसको फेंका गया। इसकी स्पीड ले लिया हमने, मान लो वेग
100 मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग ले लो क्या, v बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड। 1 केजी का तुमने गेंद ले लिया और इसका वेग कर दिया 100 मीटर प्रति सेकेंड। अभी तक हमें इसमें क्या समझ में आया, अभी तक हमें इसमें समझ में आ रहा है कि इसके पास कण के गुण ज्यादा हैं, पार्टिकल प्रॉपर्टी इसके पास पर्याप्त है, द्रव्य का गुण है, ठीक। इसके अंदर मास है, तो मास का हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसमें होगा, द्रव्य में ही तो होगा। इसके अंदर कण के गुण पर्याप्त है क्योंकि 1 केजी का पिंड है, ठीक। अब हम इसका कैसे पता किए ये बात, इसके इस मास से हमें पता चला कि इसके पास कण के गुण हैं। अब हम लैम्डा निकालें और देखें कि यह लहरी आएगा कि नहीं, यानी वेव नेचर है कि नहीं, वेव की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। यह उत्तर कौन देगा, लैम्डा देगा। दे ब्रागली के अनुसार लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी, लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी। इसमें h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू है 6.626 गुणे 10 के घात ऋण 34 जूल सेकेंड। पीछे ये बहुत बार आ चुका है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का वैल्यू। एम मास, कितना मास है जी, 1 केजी, ये हो गया 1 केजी। भी वेग, क्या स्पीड माने थे तुम स्पीड माने हो 100 मीटर प्रति सेकेंड। हल करो, एक बच्चा भी हल कर लेगा। ये 2 जीरो है, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6.626 into 10⁻36। लैम्डा दूरी ना है तो क्या है, मीटर। दूरी है तो किसमें आएगा, मीटर में। देखो जूल में होती है दूरी, सेकंड में दूरी होगी, केजी में होगी, मीटर में। तो किसमें आंसर आ गया, मीटर में आ गया। देखो तो जरा लैम्डा का मान बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है कि क्या है। इसको देखो क्या लिखा है, -36 लिखा है जी। अब -36 समझ में आ रहा है, बहुत ही कम है। दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इज वेरी 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 लेस। लैम्डा का यह मान बहुत ही कम है, इतना कम है यह लैम्डा का मान कि किसके लिए निकाले हो, इस 1 केजी के बॉल के लिए ना, 1 केजी के बॉल के लिए निकाले थे। तो उस बॉल के लिए लैम्डा का यह मान इतना कम है कि वह तर सकता है। मतलब ये जो 1 केजी की बॉडी थी, इसके अंदर जो है कितना था, 1 केजी। इसके अंदर पार्टिकल की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन लैम्डा क्या है, बहुत ही कम है। इसके अंदर तरंग का गुण बहुत ही कम है। यह लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए यह तरंग की भांति व्यवहार नहीं करेगा। लैम्डा की यह वैल्यू इतनी कम है कि यह तरंग की भांति व्यवहार नहीं करेगा। तो हमको तो यह दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि 1 केजी की बॉडी क्यों नहीं तरंग की भांति व्यवहार कर रही है। उसके पीछे कारण समझ में आया। कारण यह निकला कि इसके अंदर मास अधिक है, पार्टिकल का गुण, कण का गुण, द्रव्य का गुण बहुत ज्यादा है और लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है। हम इस वैल्यू से, जैसे तुमको एग्जाम्पल दिए थे कि मैथ में लड़का बहुत कम नंबर पाया था, फेल हो गया मैथ में, अगली कक्षा में नहीं जा सकता है। इस डाटा को देखकर हम बता दिए कि उसके अंदर तरंग के गुण नहीं है, इसे तरंग का व्यवहार करना आता ही नहीं है। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने 1 केजी के पिंड का एक जेन्युइन वैल्यू ले लिया कि इतना स्पीड में चल रहा था। अब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम इलेक्ट्रॉन पर काम करें। मान लिया
कि एक इलेक्ट्रॉन है और यह 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है? 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। तुम कहोगे कि अभी गेंद लिए थे तो उसकी स्पीड रखे थे 100 और इसकी स्पीड तो पहले से बढ़ा के चल रहे हैं। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो ज्यादा है ना है। करंट किससे आता है? इलेक्ट्रॉन से। स्विच ऑन करते हो, कितनी देर में बल्ब जलता है? स्विच ऐसे ऑन किए नहीं कि बल्ब जल गया। तो सोच लो स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा है। तो हमने एक जेन्युइन स्पीड लिया 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इसके अंदर कण के गुण तो दिखाई दे रहे हैं। हम इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालें और पता करें कि इसके अंदर तरंग के गुण की क्या स्थिति है। तो लैम्डा इक्वल टू देखो क्या है? h अपॉन एम भी। h प्लांक नियतांक वैल्यू रखो 6.626 गुणे 10 के घात ऋण 34 जूल सेकेंड वैल्यू रख दिए बटा मास। अब द्रव्यमान किसका रखोगे? इलेक्ट्रॉन पर ना काम कर रहे हो, या कण है, देखना है कि लहरियाएगा कि नहीं, मतलब वेव का नेचर है कि नहीं, श्रृंगगर्त करते हुए खेलेगा कि नहीं। ठीक, तो इसका मास होता है 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 केजी किलोग्राम। वेग कितना है जी? भी का मान है 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। हल करो, हल करें, देखो क्या होगा। तो लैम्डा इक्वल टू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसमें से सॉल्व करेंगे तो 9 7 63 0.7 3 बचा और 9 3 27 लगभग 0.73 गुणे 10 के घात ऋण 10 मीटर, या कह सकते हैं लैम्डा बराबर 0.73 इंटू 10 पावर माइनस ये एंगस्ट्रॉम में कर दें। तुम पढ़े होंगे 10 के घात ऋण 10 मीटर, इसको हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। अब हम अपने निष्कर्ष पे आए कि क्या निष्कर्ष है। निष्कर्ष को देखें तो लैम्डा का यह मान देखो, लैम्डा की यह वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि यह तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। किसके लिए आया है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक कण है, इसके लिए यह लैम्डा का जो मान आया है, लैम्डा की यह वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। लड़का मैथ में बहुत अधिक नंबर नहीं पाया था, 33 नंबर पाया था, जिससे कि यह पास होकर अगली कक्षा में जा सके। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का यह मान कम है, परंतु इतना पर्याप्त है कि यह तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन कण है और कण होते हुए भी तरंग के भांति व्यवहार कर सकता है। अर्थात हम 1 केजी के पिंड को देखें तो 1 केजी की जो बॉल थी उसमें मास की प्रॉपर्टी ज्यादा थी, यानी द्रव्य का गुण ज्यादा था, इसलिए वह तरंग की भांति व्यवहार नहीं किया। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। अर्थात इस इक्वेशन का कहा जाए कि दे ब्रागली का समीकरण में आपने क्या सीखा, क्या जाना, तो दे ब्रागली के अनुसार एक बार प्रिव्यू हो जाए। दे ब्रागली के अनुसार लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी, चूंकि p बराबर एम भी, तो हम कह सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन p। यह दोनों इक्वेशन दे ब्रागली का है। दो ही निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष निकला कि कोई भी पिंड है, प्रत्येक द्रव्य
तरंग की भांति, प्रत्येक द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। और दूसरी बात निकली सामने कि अगर तरंग का गुण ज्यादा है तो कण का गुण क्या होगा? तरंग का गुण ज्यादा है तो कण का गुण कम होगा, और यह कम है तो यह ज्यादा, क्योंकि यह अंश में है और यह हर में। इसको हमने दो एग्जाम्पल से देखा। एक बार हमने एग्जाम्पल लिया बॉल का और एक बार एग्जाम्पल लिया हमने इलेक्ट्रॉन का। बॉल को देखे कि बॉल के अंदर कण के गुण ज्यादा थे, एम भी क्या था, इसका मास अधिक था, इसलिए यह कण की प्रॉपर्टी तो रख रहा है, लेकिन लैम्डा नहीं है, तरंग की भांति व्यवहार नहीं कर सकता है। इसके लिए हम देखे कि इलेक्ट्रॉन कण तो है ही, इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है, और साथ ही साथ यह जो है लैम्डा आया था, बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना लैम्डा था कि यह तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन वेव मोशन, तरंग की भांति इलेक्ट्रॉन व्यवहार कर सकता है, लेकिन यह करेगा नहीं। ठीक, बात समझ आ गई? तो हम अब परमाणु मॉडल को देखें कि स्ट्रक्चर कैसा रहा, परमाणु की संरचना में हमने क्या तब्दीली पाई। तो तब्दीली ये पाई कि देखो भाई, सबसे पहले डाल्टन आए, उन्होंने कहा किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। उसके बाद टॉमसन आए, टॉमसन ने कहा कि ये लो परमाणु यही है, और ये इलेक्ट्रॉन, टॉमसन ने तरबूज बना दिया परमाणु को। उसके बाद आए रदरफोर्ड, ये कहे कि नहीं भाई, केंद्र में नाभिक भी है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गए कौन? रदरफोर्ड। फिर आगे बढ़े बोर, इन्होंने कहा ठीक है भाई, नाभिक के बारे में मिल गया जानकारी, कोष की जानकारी भी मिल गई, इन्होंने कई चीज दिया, कोष, इसको बताए। अब हम इस पर दे ब्रागली के पास आए, तो दे ब्रागली ने कहा ठीक, न्यूक्लियस के बारे में आप जान गए और इसके चारों ओर कोष भी जान गए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। इसने कहा कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वह कैसे चल रहा है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन, तो कहा इसने कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन की गति जो है ऐसे है, यानी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से तरंग की भांति श्रृंगगर्त करते हुए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चल रहा है। ठीक, यह वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम जो है वेरीफाई करेंगे, यानी इसके पक्ष में प्रमाण देंगे कि दे ब्रागली ने जो है बात सही कही थी कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसको सिद्ध किया जाएगा अगले वीडियो में, कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, या तरंग कणिका सिद्धांत की पुष्टि कीजिए, या दे ब्रागली के समीकरण की पुष्टि कीजिए, या तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। कुल जितना हेडिंगिया का शुरू में नमवा लिए थे कि उसकी पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो अगला वीडियो हम जो है देखेंगे और उसमें मिलते हैं। इतना हमारा पर्याप्त रहा।